आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58A के अंतर्गत जो बंधक के विषय में बताया गया है उसके बारे में। बंधक क्या होता है, बंधक की परिभाषा क्या है और बंधक के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, उसी के विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा को देखने से पहले आइला टॉक्स चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं बंधक क्या है और बंधक की डेफिनेशन क्या है और उसके आवश्यक तत्व के विषय पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 का में बंधक को परिभाषित किया गया है। धारा 58 का के अंतर्गत बंधक की परिभाषा दी गई है जो कि इस प्रकार है। किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण जो उधार के तौर पर दिए जाने वाले या दिए गए धन के भुगतान को या वर्तमान या भविष्य में दिए जाने वाले ऋण के भुगतान को या ऐसे वचन पत्र का पालन जिसमें धन संबंधी दायित्व की उत्पत्ति हो सके प्रतिभूति करने के प्रयोजन या उद्देश्य से किया जाता है। अर्थात बंधक किसी विशिष्ट अचल संपत्ति के हितों का अग्रिम भुगतान करने के उद्देश्य से किया गया अंतरण बंधक कहलाता है। इसको और सरल भाषा में समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है तो साधारणतः प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति बैंक से लोन प्राप्ति के लिए आवेदन करता है। आवश्यकता के अनुसार उचित कारणों के आधार पर बैंक लोन की मंजूरी दे देती है कर देती है। अब सीधी सी बात है कि जब बैंक लोन के तौर पर धनराशि देती है तो वो उस धन की प्रतिभूति यानी कि गारंटी के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कहेगी। उधार धनराशि के बदले में किसी विशिष्ट संपत्ति का अंतरण कर बैंक को गिरवी रखते हैं तो कहा जाता है कि संपत्ति को बैंक के पास बंधक रखा है उस समय तक के लिए जब तक ऋण की धनराशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है। उपरोक्त परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि बंधक उस स्थिति से उत्पन्न होता है जब किसी अचल संपत्ति के हित का अंतरण किसी ऋण को प्राप्त करने के लिए जमानत के रूप में किया गया हो अथवा किसी अन्य दायित्व को पूरा करने के लिए उस हित का अंतरण किया जाए। अतः ये कहा जा सकता है कि बंधक में संपत्ति के हित का अंतरण कर्ज की प्रतिभूति के तौर पर गारंटी के तौर पर। इस प्रकार बंधक एक प्रकार की प्रतिभूति है, गारंटी है जो कर्ज में दिए गए ऋण को सुरक्षा प्रदान करता है। अब बंधककर्ता किसे कहते हैं? अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण करने वाला इसे अंतरक भी कहा जाता है। यानी बंधककर्ता कौन? जो किसी हित का अंतरण कर रहा हो। बंधकदार कौन? अचल या स्थावर संपत्ति में किसी हित के अंतरण को प्राप्त करने वाला बंधकदार कहलाता है। इसे अंतरिती भी कहा जाता है। और बंधक धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज जिसका भुगतान तत्समय प्रतिभूत है या अंतरण के समय किया जाना है वो कहलाता है बंधक धन। यानी जो मूलधन दिया गया वो तो है ही, साथ ही साथ जो ब्याज लगाया गया है वो मिलाकर बंधक धन होता है। और बंधक विलेख किसे कहते हैं? यदि बंधक धन लिखित प्रपत्र में है यानी कि जो बंधक किया जा रहा है वो लिखित किसी पेज पर है जिसके द्वारा बंधक के समय अंतरण किया जाता है तो इस प्रपत्र को बंधक विलेख के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे
बंधक के आवश्यक तत्व के विषय में। बंधक के आवश्यक तत्व धारा 58 का के अंतर्गत ही दिए गए हैं। अगर आप उसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसी में आपको सारे आवश्यक तत्व मिल जाएंगे। सबसे पहला आवश्यक तत्व देखते हैं, अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण। प्रत्येक बंधक में किसी न किसी अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण होना अनिवार्य होता है। अचल संपत्ति में हित का अंतरण यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि बंधक में हित का अंतरण होना स्वामित्व का नहीं, यानी अगर बंधक में कोई संपत्ति या बंधक के रूप में रख रहे हो तो वहाँ केवल हित का अंतरण होता है, स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी नहीं बन जाता है। चल संपत्ति इसके क्षेत्र से बाहर होती है, अर्थात कोई भी अपना मकान बंधक रखता है तो उसका अर्थ है कि वो उसका हित अंतरित करता है। और इसी में सेकंड है कि कब्ज़ा अंतरण हो सकता है या नहीं, ये बंधक के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर कब्ज़ा है और आप उसको कब्ज़ा देना चाहते हो, उसका अंतरण करना चाहते हो, तो ये निर्भर करेगा कि आपने किस प्रकार के बंधक के अंतर्गत इसको रखा है। इसके आगे की वीडियो में जब मैं आपको बंधक के प्रकार बताऊंगी तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कब्ज़े का अंतरण जो है वो कौन से बंधक में होता है, किस प्रकार के बंधक में होता है। और अगला इसी में है, बंधक में स्वामित्व का अंतरण कभी नहीं होता, अर्थात हित बंधक ग्रहीता के पास आ जाता है, स्वामित्व बंधककर्ता के पास रहता है। अगला इसका आवश्यक तत्व है, अचल संपत्ति स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम में बंधक केवल अचल संपत्ति का ही संभव होता है। अचल संपत्ति की स्थिति, विवरण और उसकी प्रकृति जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि अगर बंधक विलेख में उसको लिखा जाए तो व्यक्ति उसको तुरंत पहचान ले। जैसे कि बंधक विलेख में अचल संपत्ति की पहचान किए जाने हेतु उसकी चौड़ाई तथा भूमि की गाढ़ा, संख्या, मकान नंबर ये लिखा होना चाहिए, जिससे कि बंधक संपत्ति को आसानी से पहचाना जा सके। अगला आवश्यक तत्व है प्रतिफल। बंधक के लिए प्रतिफल का होना बहुत ही आवश्यक होता है, अति आवश्यक है। बिना प्रतिफल के अगर बंधक किया जाता है तो वो शून्य होता है, अर्थात प्रतिफल रहित बंधक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बंधक में प्रतिफल जो है वो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। कर्ज के रूप में दी गई या दिए जाने वाला धन, वर्तमान या भावी कर्ज, अन्य किसी दायित्व का पालन जिसमें धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो। और अगला आवश्यक तत्व है बंधक धन। बंधक के प्रतिफल को ही बंधक धन कहा जाता है। ये वह राशि होती है जिसे उधार लिया गया होता है और जिसकी अदायगी के लिए संपत्ति को जमानत में रखा जाता है। बंधक धन में चूंकि मूलधन प्लस ब्याज दोनों शामिल होते हैं, अतः भुगतान के समय हम इन दोनों में से किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं। आपको मूलधन और ब्याज दोनों ही चुकाना है और दोनों ही बंधक धन की श्रेणी में आता है। अगला आवश्यक तत्व है बंधक विलेख। यदि बंधक धन लिखित प्रपत्र में है, यानी लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद है, जिसके द्वारा बंधक के समग्र अंतरण किया या बंधक के समय अंतरण किया जाता है, तो ऐसे प्रपत्र को बंधक विलेख के नाम से जाना जाता है। धारा 58 में अचल संपत्ति ही बंधक होती है और बंधक के योग भी वही होती है। बंधक की गई संपत्ति की कीमत यदि 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक होती है तो फिर बंधक विलेख की रजिस्ट्री कराना भी कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अब और आवश्यक तत्व क्या है? बंधककर्ता और बंधकदार। प्रत्येक बंधक में दो पक्षों का होना आवश्यक होता है। एक पक्ष बंधककर्ता कहलाता है और दूसरा बंधकदार के रूप में या बंधकदार के नाम से जाना जाता है। अब बंधककर्ता कौन व्यक्ति होता है? तो बंधककर्ता वह व्यक्ति होता है जो कर्ज लेता है।
और कर्ज की वापसी की प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी के रूप में अपनी किसी अचल संपत्ति को बंधक के रूप में किसी हित का अंतरण करता है। बंधकदार कौन होता है? बंधकदार वो व्यक्ति होता है जो कर्ज देता है और जिसके पक्ष में कर्ज की वापसी हेतु प्रतिभूति के रूप में संपत्ति बंधक के रूप में अंतरित रहती है। बंधक के पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम होने चाहिए और सक्षमता इनकी वही है जो संविदा अधिनियम के अंतर्गत सक्षमता बताई गई है। अगला है बंधक में पक्षों के हित अंतरणी है। उपबंधक की व्यवस्था बंधक में वैध है। बंधक हो जाने के बाद बंधककर्ता का हित विमोचन का हित कहा जाता है। बंधककर्ता चाहे तो उसे किसी दूसरे कर्ज की जमानत के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है। यानी बंधक में पक्षों का हित जो है वो अंतरणी हित है, वो दूसरे को हित अंतरण कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं हित का। मित्रों, आज के वीडियो में हमने बंधक क्या होता है, बंधक की परिभाषा, बंधक के प्रकार, बंधक के आवश्यक तत्व के बारे में पढ़ा है। बंधककर्ता कौन होता है, बंधकदार कौन होता है, बंधक धन क्या है, बंधक विलेख क्या है, इन सारे विषयों को हमने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।